हे गाइस, स्वागत है आप सभी का अल्फा इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। गाइस, आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण डेरिवेशन लेकर आए हैं कक्षा 12 को लेकर। वह महत्वपूर्ण डेरिवेशन क्या है? अवतल गोली दर्पण के लिए अपवर्तन का सूत्र n/v-1/u इज इक्वल टू n-1/r। ये महत्वपूर्ण डेरिवेशन है, यह हम आज आपको कराऊंगा। और अगर आप इसके पहले बहुत बार पढ़े होंगे या फिर नहीं पढ़े हैं, अगर नहीं समझ में आया तो आज मेरे साथ आप करिए, 100% आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन दो चीज़ें आपको रखना होगा, थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा और थोड़ा सा ध्यानपूर्वक ये देखना होगा। पेशेंस रखना, लास्ट तक वीडियो देखना, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। मेरे साथ करते करते चलना, ठीक है। कुछ चीज़ें आपको नहीं आती होंगी, अगर पहले के चैप्टर्स के नहीं पढ़े होंगे तो उसे याद करने की प्रयास करना, क्योंकि टाइम नहीं बचा हुआ कि आप कंसेप्ट क्लियर करो। समय बहुत कम है, याद करते चलना। ये प्रश्न अकेले 6 प्रश्न के बराबर है, क्योंकि गाइस ये आपके एग्जाम में 5 अंक के पूछे जाता है और बहुत ही अच्छा डेरिवेशन है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक अवतल गोली दर्पण लेंगे। ये मान लेते हैं कोई अवतल गोली दर्पण है, ये कोई अवतल गोली दर्पण है। अंदर आपका कांच बना हुआ है, ये अंदर कांच से बना हुआ है, ठीक है, जिसे आप लोग सघन माध्यम कहोगे। और बाहर आपका वायु है, जिसे आप लोग विरल माध्यम कहोगे। एक मुख्य अक्ष खींचेंगे, मुख्य अक्ष, ये आपका एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष, ठीक है, ये मुख्य अक्ष है। अब ये गोली दर्पण का जो वक्रता केंद्र है, इस गोली दर्पण का वक्रता केंद्र क्या होगा? इस गोले का केंद्र, ये मान लीजिए आपका वक्रता केंद्र है। इसे आप लोग सी से निरूपित किया जाता है ना, सी से निरूपित करेंगे। इस वक्रता केंद्र से इस गोली दर्पण पर एक अभिलंब खींचेंगे। अभिलंब मतलब लंबवत 90 अंश, ठीक है। और एक वस्तु यहाँ पर रखेंगे, मान लीजिए ये वस्तु आपका रख दिए हैं। इस वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इस अभिलंब के पास से टकराएगी और मान लेते हैं ये अभिलंब जो है, यह अभिलंब ये पॉइंट ए है, ठीक है। यह आपका वस्तु जो है, ये वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण अभिलंब से जाके टकराएगी। ये चल रही है प्रकाश किरण और अभिलंब से जाके टक्कर होगी। टकराने के पश्चात ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। मैं आपको बताया था, अगर कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की ओर झुक जाती है। देखिए यहाँ से ये आपका जा रहा है और ये अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है, जिस कोण को आप लोग आपतन कोण कहते हो और इसे निरूपित करते हो आई से, ठीक है। और ये जो अपवर्तन होता है, अपवर्तन के पश्चात इस अभिलंब की ओर ये किरण झुक जाती है, ठीक है। झुक जाने का मतलब ये इस अभिलंब के साथ एक कोण बनाता है, जिसे आप लोग कहते हो अपवर्तन कोण आर, और ये मान लीजिए इस किरण बी है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, प्रतिबिंब को प्राप्त करने के लिए इस किरण को पीछे की ओर बढ़ाते हैं और आपके सामने ये किरण आके ज्वाइन हो जाता है मुख्य अक्ष से। इस किरण को एक आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम पीछे की ओर बढ़ाते हैं। देखना यहाँ से हम यही किरण को यहाँ से बढ़ा रहे हैं इस तरह से, ठीक है। और ये आई पर आके जुड़ जाता है और यही प्रतिबिंब बनाता है। वस्तु यहाँ रखा है, यहाँ से चलने वाली प्रकाश किरण, ये प्रकाश किरण जा रही है और इस अभिलंब के पास बिंदु ए से टक्कर होती है और अभिलंब के साथ आई कोण बनाता है। बनाने के पश्चात इसके बाद ये इसका अपवर्तन हो जाता है। अपवर्तन के पश्चात ही ए से बी तक जाता है, ठीक है। अपवर्तन होने के पश्चात ये देखिए अभिलंब की ओर झुक जाता है। झुकने के पश्चात ये अभिलंब के साथ आर कोण बनाता है, जिसे आप लोग अपवर्तन कोण कहते हो। यह आर कोण, ये आर कोण, ठीक है, यह आर कोण आपके इस कोण के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा? क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। इस तरह से अगर कोई लाइन है, इस साइड आर है तो ये भी आर होगा ना। ये देखिए इस तरह से दो लाइन कटा हुआ है, इस साइड आर है तो इस साइड भी आर होगा। और ये पूरा कोण जो है, ये पूरा कोण आई के बराबर होगा। ये ध्यान देना आप लोग। तो आप लोग यहाँ से लिख क्या सकते हो, ये देखिए इस पॉइंट को हम पी कहते हैं, जो कि मुख्य अक्ष का ध्रुव है पॉइंट, ठीक है। और ये दर्पण क्या है? क्यू डैश मान ले दर्पण लेता है। क्या लिखना है इससे मतलब नहीं है, आज हम आपको इसका मैथमेटिकल पार्ट समझाने जा रहा हूँ। फिर से समझ लेना, एक गोली दर्पण है जिसका एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष का ध्रुव पी है, पी की वक्रता केंद्र सी है, सी से एक अभिलंब खींचे हैं जो कि गोली दर्पण के पॉइंट ए पर जाके मिला हुआ है। और इसी गोली दर्पण के इस साइड बिंदु ओ पर एक वस्तु रखे हैं। वस्तु से चलने वाली प्रकाश किरण इस अभिलंब के साथ आई कोण बनाती है और अपवर्तन के पश्चात यह प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुक जाती है, क्योंकि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है। झुकने के बाद ये आर कोण बनाता है। ये कोण आर शीर्षाभिमुख कोण से
इस जो झुकी हुई किरण है इसको हम पीछे भगाते हैं, पीछे मिलाते हैं तो आकर आई पे मिल जाता है, पीछे मिलाते हैं तो ये आई पर आकर मिल जाता है। ठीक है, आई पर आकर मिल जाता है और प्रतिबिंब आई यहाँ पर बना लेता है। ठीक है, अब देखना यहाँ पर ये कोण आर है, यह कोण आर के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि शीशा विमुख कोण से। अब ध्यान से समझना, बहुत ही अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी मैथमेटिकल चीज़ें। ठीक है, आप एक चीज़ जानते होंगे, एक चीज़ यहाँ पर हम सपोज करेंगे, ये मानेंगे कि ये कोण अल्फा है, ये कोण बीटा है, ये कोण गामा है। समझ में आ रहा है? ये कोण अल्फा, ये कोण बीटा, ये कोण गामा मानेंगे। अब क्या करने वाले हैं, हम इस त्रिभुज को उठा रहे हैं ओ ए सी को। देखिए यहाँ पर बना रहे हैं ओ ए सी, यही त्रिभुज बना हुआ है ना। हम ओ ए सी त्रिभुज को उठाते हैं और यहाँ पर बना देते हैं त्रिभुज ओ ए सी, ओ ए सी, ये त्रिभुज बना देते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर कोण अल्फा है, ये कोण अल्फा है और ये कोण यहाँ पर देखना, यहाँ पर आके आपका क्या हो गया है, आई हो गया है। देखिए ये पूरा कोण है ना ओ ए सी वाला, ये कोण आई है और ये बाहर कोण एक गामा है, तो ये क्या आपका हो जाएगा, बहिष्ठ कोण हो जाएगा। अब बहिष्ठ कोण की कंडीशन में क्या होता है, ये गामा इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस आई, ये गामा इज इक्वल टू होता है अल्फा प्लस आई। बहिष्ठ कोण के कंडीशन में क्या होता है, बाहर वाला कोण अंदर के दोनों कोणों की योग के बराबर होता है, वही यहाँ पर करने वाले हैं। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज ओ ए सी में। देखिए मैं मैथमेटिकल पार्ट करा रहा हूँ, अगर मैथमेटिकल पार्ट आप कर लोगे इस फिगर बनाकर समझ में आ जाएगा तो 100% आपको नंबर मिल जाएंगे। और क्या लिखना है मैं लास्ट में आपको बता दूंगा, पहले मैथमेटिकल पार्ट को समझो। ठीक है, देखिए त्रिभुज ओ ए सी में क्या है, कोण अल्फा, जो अल्फा कोण है और कोण आई है, ये दोनों आपस में बराबर हो गए हैं गामा के। क्यों? बहिष्ठ कोण से, बहिष्ठ कोण से। कोण अल्फा कोण आई दोनों योग करेंगे गामा के बराबर होगा बहिष्ठ कोण से। अब क्या करना है आपको, ध्यान देना, यहाँ पर आई का मान ज्ञात करना। आई बराबर क्या हो जाएगा, इस अल्फा को इस साइड लेते जाओगे, गामा माइनस अल्फा। ठीक है, और इसको हम लोग मानते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरा त्रिभुज उठाते हैं। दूसरा त्रिभुज कौन सा है, ये आई ए सी, त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज आई ए सी में, त्रिभुज ए आई ए सी में क्या होगा, देखना यहाँ पर ये कोण बीटा है और ये कोण आर है, ये दोनों गामा के बहिष्ठ कोण हैं, इसलिए इसे भी लिख सकते हैं बीटा प्लस आर, बीटा प्लस आर इज इक्वल टू गामा, लिख सकते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ से हम आर का वैल्यू निकालेंगे तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, गामा माइनस बीटा। इसे हम लोग लिखेंगे समीकरण नंबर 2। बोलिए यहाँ तक कोई समस्या है? कुछ नहीं है, कक्षा 9-10 की गणित है, इजी है, समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। ठीक है, देखिए इसके बाद आप लोग एक चीज मानोगे, माना माध्यम की अपवर्तनांक n है। माना माध्यम की अपवर्तनांक n है। अगर माध्यम की अपवर्तनांक n है तो आप लोग जानते हो n इज इक्वल टू क्या होता है, साइन आर अपान साइन आई। स्नेल के नियम से होता है कि नहीं? ठीक है, लेकिन क्योंकि कोण आर और आई अत्यंत सूक्ष्म है, कोण आर और कोण आई अत्यंत सूक्ष्म है, इसलिए साइन आर इज इक्वल टू हो जाएगा आर के, साइन आई इज इक्वल टू हो जाएगा आई के। ठीक है ना? अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, n इज इक्वल टू आर अपान आई। ठीक है, इसे लिख सकते हैं r इज इक्वल टू आई एन, सॉरी यहाँ पे कोण r अपान आई नहीं होगा, कोण i अपान r होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा ना, i अपान r। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा n r इज इक्वल टू आई, ये स्नेल का नियम है, इस तरह से हो जाएगा एन आई इज इक्वल टू आर एन, आई इज इक्वल टू आर एन, ये हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज़ हम यहाँ पर यूज करेंगे, इसको हम मानते हैं समीकरण नंबर 3। लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो इसका क्वालिटी बढ़ा दीजिए, 1
2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 में 3 का मान रखने पर, समीकरण 1 और 2 में 3 का मान रखे हुए तो क्या हो जाएगा, देखना यहाँ पर आपको रखना क्या, आई इज इक्वल टू आर एन। ठीक है, अब यहाँ पर आई का मान क्या है, गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू एन गामा माइनस बीटा। ठीक है, आर एन हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आप एक छोटा सा कंसेप्ट जो कि कक्षा 9 और 10 में पढ़े होंगे, क्या कंसेप्ट है, कोण इज इक्वल टू क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। यहाँ पर लिखना कोण इज इक्वल टू चाप बटे त्रिज्या, ये आप लोग पढ़े होंगे कि नहीं, यही हम फार्मूला लगाने वाले हैं सभी कोण के लिए। यहाँ पर हम अल्फा कोण लेते हैं, अल्फा कोण के लिए चाप क्या हो जाएगा, ए अपान पी। तो यहाँ से इसी फार्मूले के आधार पर अल्फा कोण इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, चाप ए अपान, देखिए ए पी, ये अल्फा कोण के सामने यही चाप हो जाएगा, तो चाप होगा ए पी अपान त्रिज्या क्या हो जाएगी, ओ पी। ओपी बीटा कोण के लिए क्या होगा, निकालिए इसी तरह, बीटा कोण के सामने ए अपान पी चाप हो जाएगा और त्रिज्या क्या हो जाएगी, आई पी। ठीक है, ये बीटा कोण। और गामा कोण के लिए क्या हो जाएगा, गामा के सामने ए अपान पी ए पी। ठीक है, गामा के सामने ए पी आपकी चाप हो गया और इसकी त्रिज्या क्या हो जाएगा, सी पी। बोलिए समझ में आया, ये तीनों के कोण कैसे निकाले हैं। अब यही मान हम यहाँ पे रखने वाले हैं, सीधे सीधे रख लीजिए, गामा के स्थान पर ए पी अपान सी पी, अगर दिखाई नहीं दे रहा तो क्वालिटी बढ़ा दीजिए, अल्फा के स्थान पर ए पी अपान ओ पी। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, ध्यान देना, यन तो यन बाहर ही रहेगा, यहाँ पे देखिए ए पी अपान सी पी हो जाएगा गामा के स्थान पे, बीटा के स्थान पे क्या हो जाएगा, बीटा के स्थान पे हो जाएगा ए पी अपान आई पी, इस तरह से हो जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पर, अब क्या करने वाले हैं, इस यहाँ पर ध्यान देना आप लोग। देखिए ये चूंकि ये आपकी वक्रता त्रिज्या है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या, आर से निरूपित करते हैं। यहाँ पर सी पी जहाँ पर होगा, सी पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि देखिए आप लोग मानते होंगे इस निर्देशांक ज्यामिति को, इस साइड के जो भी होता है उसे प्लस से निरूपित करते हैं और इस वाले को माइनस से, तो वही हम यहाँ पे करने वाले हैं। इधर को जितना भी दूरी लेंगे उसे प्लस से कहेंगे और इस साइड का माइनस के, क्योंकि ये मुख्य बिंदु जो है ध्रुव से इस साइड दूरी है, इसलिए इसे माइनस आर लिखेंगे। और इसी प्रकार से ये दूरी आपको कहा जाता है भी, प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, और चूंकि ये मुख्य बिंदु के इस साइड है, इसलिए आई पी इज इक्वल टू कहाँ, जहाँ पर भी है वहाँ पे माइनस भी लिखेंगे। इसी प्रकार से ये दूरी आपका कहा जाता है यू, और चूंकि ये प्रतिबिंब के इस साइड है, इसलिए इस दूरी को ओ पी को हम लोग कहेंगे माइनस यू। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, इसी दूरी इसी मान को यहाँ पर रखने वाले हैं, क्योंकि ये चिन्ह के साथ मान है तो रख डालते हैं इसी, यही सभी मान यहाँ पर। ठीक है, देखिए ए पी, पहले तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर भी ए पी है, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर भी ए पी है, ये ए पी, ये ए पी और ये ए पी, तीनों चारों में जितना भी ए पी है सब ए पी कैंसिल हो जाएगा, ऊपर ऊपर कॉमन होके कट जाएगा कि नहीं, बोलिए समझ में आया ना आप लोगों को। इधर देखिए नीचे, यहाँ पे कटने के बाद नीचे बचेगा 1 अपान सी पी माइनस 1 अपान ओ पी इज इक्वल टू एन 1 अपान सी पी माइनस 1 अपान आई पी, ये बचेगा कि नहीं, बचेगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए सी पी का मान क्या है, माइनस आर, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 अपान माइनस आर माइनस ओ पी का मान क्या है, ओ पी का मान माइनस यू है, तो यहाँ पर लिखेंगे 1 अपान माइनस यू। बोलिए समझ में आया। ठीक है, इज इक्वल टू, देखिए यन तो बाहर हो गया, सी पी का मान क्या है, माइनस आर, यहाँ से देखिए माइनस आर, तो यहाँ पर माइनस आर लिखेंगे 1 अपान माइनस आर, और आई पी का मान क्या है, माइनस भी, तो यहाँ पर 1 अपान माइनस भी लिखेंगे। अब देखिए ये माइनस इसको प्लस कर देगा, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, होगा क्या आपके सामने देखना, 1 अपान आर माइनस आर इज इक्वल माइनस 1 अपान प्लस हो जाएगा 1 अपान यू इज इक्वल टू यन, आप लोग इसे इस तरह से लिखते हो, यन अपान माइनस आर, यन अपान माइनस आर प्लस 1 अपान भी, इस तरह से लिख सकते हो, प्लस यन अपान भी, यन का अंदर पूरा कर देंगे। अब कुछ नहीं करना है आपको, इधर उधर करना है बस,
इधर उधर कैसे करना है यहाँ पर देखना आप लोग, देखना है यहाँ से, देखना इस साइड। देखिए हम क्या करते हैं, 1/u को इस साइड लेके जाएंगे, 1/u को इस साइड लेके जाएंगे, -1/u हो जाएगा। n/r को इस साइड लेकर आएंगे, प्लस n/r हो जाएगा। इस तरह से लिख सकते हैं यहाँ पर n/r, ये वाला इस साइड आया तो प्लस हो गया, ठीक है, -1/r हो जाएगा। इस साइड क्या करेंगे, n/v है तो n/v रहने देते हैं, और 1/u जो है इसको उस साइड लेते जाते हैं, तो क्या हो जाएगा -1/u। बोलिए ये आपको समझ में आया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। अब क्या करेंगे, n-1 हो जाएगा अपान r इक्वल टू n/v -1/u। यही तो आपको प्रूफ करना था, n-1/r इक्वल टू n/v -1/u। बहुत ही इजी डेरिवेशन था। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो कमेंट करिएगा एक बार और वीडियो देखकर, फिर भी नहीं आता है तो फिर एक कमेंट करिएगा। मैं जल्द ही दोबारा वीडियो लेकर आऊँगा, वहाँ पर अच्छे से समझाऊंगा। और कौन सा स्टेप नहीं समझ में आया ये आपको लिखना पड़ेगा। साथ में एक बार इसे भी देख लो, आप लिखोगे कैसे, आप लिखोगे कि एक गोली दर्पण QPQ डैश है जिसका वक्रता केंद्र C है, और एक वस्तु जो कि मुख्य अक्ष पर ऊपर रखी जाती है, जिससे चलने वाली प्रकाश किरण बिंदु A से टकराने के पश्चात अवलंब की ओर झुक जाती है। अवलंब से R अपवर्तन कोण और I आपतन कोण बनाती है। झुकने के पश्चात AB जो कि आभासी किरण है उसको पीछे लाने पर बिंदु I पर प्रतिबिंब बनता है। मान लेते हैं कि कोण ये AOP इक्वल टू अल्फा, AIP इक्वल टू बीटा, ACP इक्वल टू गामा। तो उसके बाद ये सभी चीज़ें आप लिख डालना, आपका एक डेरिवेशन पक्का। और ये 5 से 6 अंक में पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्जाम में, और इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं। हम आपको न्यूमेरिकल भी कराऊंगा, टेंशन मत लेना। अगर आपको समझ में आया तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं समझ में आया फिर भी लिखना, मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हो तो वीडियो को तो लाइक कर ही देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अपने दोस्तों के बीच में इस चैनल को शेयर करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।